नहीं आया कि ये जो MS एक्सेस है सीधे सीधे MIS से जुड़ी हुई है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जब बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज दिस इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, प्रबंधन सूचना प्रणाली। ये जब भी बनता है तो ये इसके बैकएंड पर एक डेटाबेस काम कर रहा होता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा होता है इसके बैकएंड पर, MIS के बैकएंड पर। और जब हम DBMS की बात करते हैं तो DBMS में जो सबसे पहला जो सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर हमारे ध्यान में आता है वो है MS एक्सेस। हैं और भी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, हैं और भी। फॉर एग्जाम्पल MySQL है MIS बनाने के लिए, SQL सर्वर है ना, ओरेकल है। तो ये सॉफ्टवेयर्स और भी हैं जो MS एक्सेस का निर्माण जो MIS का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे जो सरल है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, वो है MS एक्सेस। और मेरे ख्याल से आप में से कई को इसे चलाना, इस पे काम करना आता भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने MIS की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो ये डेविस एंड ऑल्सन ने इसको जो डिफाइन किया है MIS को, वो किया है एन, मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा, आज इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड यानी ऐसा समेकित एक ऐसा यूजर मशीन सिस्टम, यानी कि जिसमें यूजर आप हैं, ये यूजर है और ये मशीन है, तो इनके बीच में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल कंट्रोल को, यानी कि संचालन से संबंधित नियंत्रण को, और मैनेजमेंट कंट्रोल प्रबंधकीय नियंत्रण और डिसीजन मेकिंग फंक्शन, यानी कि ऐसे कार्य जो आपको निर्णय बनाने में क्षमता देते हैं, तो इनके लिए जो आपको सूचना चाहिए वो प्रोवाइड करता है कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सूचना प्रणाली है, ये कौन से संसाधन का इस्तेमाल करता है? ऑब्वियसली हार्डवेयर। अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हार्डवेयर। हम एक DBMS की बात कर रहे हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर निश्चित रूप से। मैन मतलब ऑब्वियसली इसमें आदमी इन्वॉल्व है। और प्रोसीजर्स का मतलब ये हुआ कि जो उसकी कार्य प्रणालियां हैं। ऑब्वियसली जो MIS है उसका जो रोल है वो अलग अलग हो सकता है, असिस्टेंट लेवल पे अलग हो सकता है, मैनेजर लेवल पे अलग हो सकता है, सीनियर मैनेजर के लेवल पे अलग हो सकता है, CEO लेवल पे अलग हो सकता है। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट रूल्स, मैं लिख देता हूँ, डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट रोल्स किसी भी सूचना प्रणाली के लिए नियत किए जाते हैं। कि जो आपके दफ्तर में जो हायरार्की है, हायरार्की का मतलब ये होता है कि ये असिस्टेंट, फिर फॉर एग्जांपल असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर आप और ऊपर जनरल मैनेजर, CEO, इस तरह से आप एक हायरार्की ले सकते हैं। तो हर हायरार्की के लिए रोल्स और रूल्स इस MIS में डिफरेंटली डिफाइंड होते हैं। ओके, अब इसको MIS को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में तोड़ लें, इसके 3 घटकों में हम इसको समझें। कॉन्स्टिट्यूएंट घटक कौन कौन से हैं इसके? सबसे पहले कि एक गुड MIS का डिज़ाइन कैसे किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ऑपरेटिंग एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑपरेटिंग एलिमेंट्स क्या हैं। और दूसरा, वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स, ये जो मैंने आपको मैनेजमेंट लेवल्स बताए हैं, इस पे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स कितनी है। ऑब्वियसली हम इसकी बात, इसको मैं आपको और ऐसे समझा देता हूँ कि आपके बैंक में सपोज 4 असिस्टेंट काम कर रहे हैं, 1 2 3 4, इन 2 के ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर, इन 2 के ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर, इन 2 के ऊपर एक GM, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो इनके लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग होगी। इन जो ये जो नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर इनके लिए अलग होगी, फिर GM के लिए तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट अलग होगी, ठीक है। ओके, अब जो सबसे पहला पॉइंट है कि एक गुड MIS को, एक अच्छी MIS को डिज़ाइन कैसे किया जाए। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं एक गुड MIS की, वो हैं कि एक सिस्टम, ये आपकी किताब में थोड़ा गलत छपा हुआ है, इंफॉर्मेशन किसी सिस्टम के द्वारा अगर कोई इंफॉर्मेशन बताई जाती है, रीड की जाती है, तो उसको प्रत्येक मैनेजर का एक इवोल्यूशन बताने के लिए, इवोल्यूशन मतलब उसका आकलन,
आकलन जो मैनेजर का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ऑब्वियसली यदि आप किसी संस्थान में मैनेजर हैं तो आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके संदर्भ में, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल जो गोल है, जो ओवरऑल लक्ष्य है, उसके संदर्भ में ऑब्वियसली आपके लिए कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर इस तीसरे असिस्टेंट या तीसरे असिस्टेंट मैनेजर के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली बनाई जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन फ्लो करनी चाहिए राइट लेवल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि यहाँ से लेके ये टॉप लेवल तक जहाँ पर आपके सीईओ बैठे हैं वहाँ तक बिल्कुल प्रॉपरली इसको फ्लो करना चाहिए इंफॉर्मेशन को। और ये जो जहाँ सीईओ बैठे हैं ऑब्वियसली ये वो जगह है जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिसीजन जब लिए जाते हैं ये डिपेंड करते हैं कि यहाँ से सिस्टम से इंफॉर्मेशन किस तरह से यहाँ तक फ्लो हो रही है। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक डिसीजन की जो इंफॉर्मेशनल रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसके लिए जो सूचनाओं की जो आवश्यकता है जिसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं, ये इस प्रकार से एंटिसिपेट की जानी चाहिए, यानी कि इसको पहले से ऐसा सोचा समझा जाना चाहिए ताकि सारा जो रेलिवेंट डेटा है, जो सारा इससे संबंधित डेटा है वो असेंबल हो सके, इकट्ठा हो सके और डिसीजन पॉइंट पर उसको उसके इसकी एक्सेसिबिलिटी हो सके या उसको उपलब्ध कराया जा सके। मैं थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ, क्या आप में से, मैंने अभी जब कॉपी जांची है आपकी तो मुझे उसमें आप में से 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम वालों से मैं ज़रा बीच में पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या लिखा हुआ है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या इसकी आपको वो चाहिए ट्रांसलेशन? आप में से जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा बोलें ज़रा। सर मज़ा आ रहा था मुझे। अभी तो आ रहा है सर। जी आ रहा है सर, समझ में आ रहा है ना? जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि आप में से 5 या 6 बच्चों ने हिंदी में लिखा है जो मैंने कॉपियाँ जांची हैं अभी। ओके ठीक है। चलिए, और इंफॉर्मेशन जो है सूचना, इसका कलेक्शन यानी कि इसको इकट्ठा करना, इसका डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब इसका विस्तार करना, फैलाना, तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, यानी कलेक्शन भी और इसका डिसेमिनेशन भी एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए ताकि कंप्लीटनेस यानी कि पूरे सिस्टम में पूर्णता बनी रहे और कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है ना, मतलब एकाग्रता बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, इंफॉर्मेशन एक लगातार एक सिस्टम के तहत फ्लो होती रहे। ओके, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए फॉर्म, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन एक फॉर्म में, यानी कि जिसको हम रिपोर्ट भी कह सकते हैं, एक इस तरह से फैसिलिटेट की जानी चाहिए, प्रेजेंट की जानी चाहिए, जिससे निर्णय का जो बनाने की, डिसीजन मेकिंग की जो पोटेंशियल है, जो एक फैसिलिटी है, वो बेहतर ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, चाहे ये जो है डिसीजन मेकिंग रूटीन हो या कोई इनोवेटिव यानी कि कोई नवाचार से संबंधित, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, ये इम्पॉर्टेंट है कि सिस्टम को फंक्शनल और पर्सनल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो मस्ट रिकॉग्नाइज। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर समझाया कि ये अगर आपके पास 4 असिस्टेंट हैं तो इनकी फंक्शनल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। पर्सनल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपकी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन फंक्शनल बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली यहाँ जो असिस्टेंट बैठे हैं उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलग है, वो कुछ अलग काम करते हैं, ये अलग काम करते हैं, ये अलग काम करते हैं, तो इनकी जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑब्वियसली ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए किसी भी MIS को बनाने में, ठीक है। और दूसरी ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिस्टम जो है, जो आपका जो MIS है, वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टेबल होना चाहिए कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़र है जो आपके CEO हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकता है बदल जाए, तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ऐसी रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो इन चेंज को भी जो इंफॉर्मेशन लाने का जो और डिसेमिनेशन लाने का जो रिक्वायरमेंट है उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सके, ठीक है।